झारखंड से हूँ और झारखंड में जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर वेस्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पर टाटा स्टील है, जहाँ आप जानते हैं कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी फैक्ट्री स्टील की टाटा स्टील है, वो मेरे ही विधानसभा में है। और मैं जमशेदपुर शहर से हूँ। जमशेदपुर शहर को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और विविधता में एकता का ये हमारा विधानसभा बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। वहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और ये आयोजन बहुत ही अभूतपूर्व है, बहुत ही सुव्यवस्थित है और बहुत एक गंभीर और गहरी सोच के साथ इसका आयोजन किया गया है। चूँकि मुझे लगता है कि ये देश फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है और संघीय सरकार में विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं, केंद्र में अलग सरकार हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में राष्ट्रीयता के लिए, राजहित के लिए, मानव हित के लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इस आयोजन के पीछे ये मुख्य उद्देश्य है कि विविधता में एकता बना रहे और लोग राजनीति को वैचारिक मतांतर के रूप में तो देखें, लेकिन राजनीति को व्यक्तिगत विद्वेष के रूप में, एक दूसरे को अपमानित प्रताड़ित करने के रूप में या किसी को नुकसान करने के रूप में ना देखकर, बल्कि सब लोग समग्र रूप से इस देश को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य के साथ, इसी सोच के साथ कि विचार में महाराष्ट्र का विचार अलग हो सकता है, बिहार का अलग हो सकता है, झारखंड का अलग हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल हम सारे लोग माँ भारती की संतान हैं, मादरे वतन की संतान हैं। इसलिए हमको किसी के साथ लोकतंत्र में वैमनस्यता नहीं रखनी है। अपने अपने विचारों के साथ जनता के बीच में जाना है और जनता अंतोगत्वा मालिक है, जनता को चुनना है तो जनता चुनेगी, लेकिन हमको अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जाना है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को। चुनौती तो मैं ये कहूँगा कि चुनौती तो जब आदमी का जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु के अंतिम सांस तक जीवन चुनौती है। जीना है तो लड़ना सीखो, हर कदम पे मरना सीखो। तो जीवन तो एक संघर्ष है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत तरह की चुनौतियाँ आएंगी और वो कहते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो, आन न कभी झुक न पाए, सान न कभी रुक न पाए, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इसलिए चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों को आपको सामना करना है और हर चुनौती से लड़कर आगे बढ़ जाना है। यही तो इंसान की फितरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनौतियाँ इस बात के लिए भी हैं कि जिस जनता ने आपको अपना मताधिकार दिया, अपना जनादेश दिया, अपनी भावनाएं दी, अपना समर्पण दिया, उनकी भावनाओं को कहीं हम चोटिल तो नहीं कर रहे हैं, उनके विचार को हम समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। जिन उद्देश्यों से उन्होंने हमको अपना प्रतिनिधि बनाया है, कहीं वैसे हम काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी मनोभावनाएं, उनकी भावनाएं आघात पहुंच रही हैं। फिर राज्य में या क्षेत्र में विकास, चूँकि ये प्रायः होता है कि हर आदमी चाहता है कि वो अपने वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुने जो प्रोग्रेसिव माइंड का हो, जो आज के भारत को स्वर्णिम भारत की तरफ ले जाए, प्रगतिशील भारत की तरफ ले जाए, उन्नतशील ले जाए। तो उसकी कुछ मौलिक सुविधाओं पर भी विचार होता है, कुछ राज्य और राष्ट्र हित पर विचार होता है, कुछ क्षेत्र हित पर। तो जो जनता चुनती है उसके मनोभाव में कहीं विकृति नहीं आए आपके प्रति, इसको देखना पड़ता है। फिर आपके जीवन के जो दैनिक मूल्य हैं वो प्रभावित ना हो, तो इसके बीच से ही एक रास्ता निकलता है और वो रास्ता इस देश की उन्नति, समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि चुनौती नहीं है तो जीवन फिर बेकार है।
इसलिए सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। देखिए मैं बहुत छोटा था और उस समय राजनीति में और आज भी मैं ये कहूँगा कि विशुद्ध रूप से आई एम नॉट पॉलिटिशियन and my thought, my nature, my work of pattern, culture, all are social, and I am doing social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. And now the present time, politics is not commitment, it is a dirty management. तो आज भी मेरा नेचर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। तो जब मैं सबसे पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं बहुत काफ़ी कम उम्र थी, बैठा हुआ था। तो हमारे कुछ शुभचिंतकों ने मुझसे कहा कि बन्ना तुम भी चुनाव लड़ो। तो हमने कहा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो कहा कि 1000 भी वोट आ जाएगा और तो तुम नेता हो जाओगे, 1000 भी वोट आ जाएगा तो तुम नेता हो जाओगे। तो हमने कहा कि मेरे को तो चुनाव का कोई आइडिया है नहीं, जानकारी है नहीं। तो वो चूँकि हमारे बुजुर्ग लोग थे तो उन्होंने कहा कि हम तैयारी करेंगे पेपर की, तुमको खाली चुनाव लड़ने के लिए तुम 200 आदमी को लेकर आ जाना। तो पहली बार जब मैं लड़ा चुनाव, तो पहली बार मैंने जब चुनाव लड़ा तो मुझे करीब 22,568 वोट आए और मैं ऊपर वाले की दया से सेकंड पोजीशन पर आ गया और करीब 22,000 वोट से पहला चुनाव हार गया। फिर मैंने दूसरा जब चुनाव लड़ा तो मुझे 34,733 वोट आए, वोट का इजाफा हुआ। फिर मैं 13,000 से चुनाव हार गया। जब मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा तो मुझे 56,000 कुछ 600 कुछ वोट आए और मैं चुनाव जीत गया, 4,000 कुछ वोटों से चुनाव जीत गया। और जब मैं चौथी बार चुनाव लड़ा तो फिर मुझे 86,000 वोट आए, 30,000 वोट का बढ़ोतरी हुआ, लेकिन फिर हम 9,000 वोट से चुनाव हार गए मोदी जी की लहर में। और फिर जब ये अभी का चुनाव लड़ा है तो मुझे करीब 98,000 के करीब वोट आए हैं और मैं 27,000 वोट से मैंने बीजेपी को हरा दिया। तो ये लगातार वोट हमारे इजाफा हुए हैं, बढ़े हैं, वोट की कमी नहीं आई है, लोगों ने विश्वास दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की है कि चुनाव में जीत हार होती रहेंगी, लेकिन हार जीत के बीच में इंसानियत नहीं हारे, मानवता नहीं हारे, राष्ट्रीयता नहीं हारे, संप्रभुता नहीं हारे और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, वो शासन नहीं हार जाए, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम ये सोच के रात को सो जाते हैं कि सुबह से रात तक जो मुझे जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है और आज मुझे सरकार सैलरी दे रही है, सरकार का मैं पैसा वेतन ले रहा हूँ और यदि वेतन लेने के बाद जनता के चुने हुए विश्वास के बाद यदि रात को मुझे शांति से नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ चीज़ मैंने नहीं की है। तो यदि मैं सुख से सो रहा हूँ, शांति से सो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हम अपने लाइफ को सेटिस्फैक्शन में हैं। और एक व्यक्ति यदि अपने जीवन के मूल्यों में सेटिस्फाइड है तो वो ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है, ये चलता रहेगा, लेकिन आप खुद में आप दुनिया को चीज़ें छिपा सकती हैं, आप दुनिया को चीज़ें छिपा सकते हैं, लेकिन अपने आत्मज़मीर को कहाँ से छिपाइएगा। तो आत्मज़मीर तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपके कुकृत्य के लिए भी, आपके अच्छे काम के लिए भी आपको झंकारेगा, आपको झुंझोरेगा। तो मैं समझता हूँ कि जीवन ठीक चल रहा है और अच्छा चले, इसके लिए प्रयासरत हूँ। देखिए हम तो हमारा जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ हमारा लोकतंत्र, हमारा ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को लोकतंत्र की जननी हिंदुस्तान है।
पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी हिंदुस्तान ने सिखाया है, जमहूरियत हिंदुस्तान ने सिखाया है। और मैं समझता हूँ इसके कुछ 99% गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। गुण 99% ये है कि जनता अपने मताधिकार से, अब रानी के कोख से राजा नहीं जन्म लेता, जनता के मताधिकार से एक जनता का सेवक का जन्म होता है, जो जनता की रखवाली भी करता है, उसका कस्टोडियन भी होता है। अवगुण ये है कि इसमें कभी कभी वैसे लोग भी चुनकर आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक टीचर को बनने के लिए उसको बीएड की ज़रूरत है, एक प्रोफेसर को बनने के लिए उसको एमएड की ज़रूरत है, लेकिन एक शिक्षा मंत्री को बनने के लिए उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास 7 और क्लास 5 आदमी भी एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का सजा याफ्ता लोगों को इससे अलग कर दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो कुछ ऐसी कमी और खामियां हैं, उस पर भी विवेचना होनी चाहिए, उस पर भी विचार होना चाहिए, ताकि ये जो दुनिया का सबसे खूबसूरत है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र बचा रहे, बना रहे और इसी की खूबसूरती से ये देश चलता रहे। देखिए, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है। विवेकानंद ने कहा था कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति होते हैं। तो बिना युवाओं की शक्ति के इस देश को आगे नहीं समृद्ध किया जा सकता है। युवाओं को चाहिए कि वो खुद की पहचान बनाएं। उनकी पहचान उनके माता पिता से नहीं हो। आप जिस संस्था में पढ़ रही हैं, वो संस्था में आप एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ रही हैं। आपकी पहचान एक स्टूडेंट के रूप में है, लेकिन आप उस संस्था में पढ़ने के लिए पैसा भी दे रही हैं। लेकिन उस संस्था में जब आप कुछ बन जाइएगा, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, और वो संस्था जो है ये कहेगी या उस संस्था का नाम आपके नाम से होने लगेगा, आपके माता पिताजी का नाम, आपके परिवार का नाम आपसे होने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपने अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया, और उसको खड़ा करने के बाद उसकी उपयोगिता क्या होगी, उस उपयोगिता के हिसाब से आप किस तरीके से राष्ट्र की सेवा करेंगे, किस तरीके से आप अपने पुरुषार्थ को दिखाएंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो मैं समझता हूँ कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति है और इस शक्ति को आगे बढ़ना है, अजर और अमर रहना चाहिए।